फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो सर ये हमारा चेंज इन पोजीशन आ गया। सर लेकिन आगे क्या, आगे ये तो बताओ इस पोजीशन को चेंज होने में टाइम कितना लगा होगा। अरे भाई जब पार्टिकल P1 पे था तो टाइम कितना था T1, जब पार्टिकल P2 पे पहुंचा तो टाइम कितना हो गया T2। तो टाइम में चेंज कितना हुआ, जल्दी बोलो जल्दी, टाइम में चेंज कितना हुआ, टाइम में। हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए एक एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर एक बहुत ही जानदार सा और बहुत ही शानदार सा लेक्चर। इस लेक्चर को देखने से पहले मैं बिलीव करता हूं कि आप लोगों ने इससे पहले जो मेरे 2 लेक्चर आ चुके हैं, इसमें लेक्चर 1 में हमने कंसीडर किया था व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, व्हाट इज द मैकेनिक्स ऑल अबाउट एंड ऑल्सो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने कंसीडर किया था दैट व्हाट इज द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो देख लिए होंगे और उन्हें देखने के बाद अगर आप इस लेक्चर तक आ चुके हैं तो आज आपको इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एचसी वर्मा से आपके जेई मेंस एंड नीट के पीवाईक्यूज उठाए गए हैं कि अब तक क्योंकि हमने 3 लेक्चर क्योंकि कंप्लीट कर लिए हैं तो 3 लेक्चर के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हम डेफिनेटली ट्राई कर सकेंगे। तो आज का लेक्चर अगर आप ध्यान से सुनते हैं, पूरे लेक्चर में बने रहते हैं, तो आई कैन अश्योर यू कि आप लोग आज एक ना एक क्वेश्चन आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यहां से सीख के जाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के, बिना किसी बात के स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी चर्चा। ठीक बात है, सभी लोग बने रहिए। तो देख लेते हैं सर एक बार कि आज आप क्या क्या डिस्कस करने वाले हो। हाँ भाई, लेक्चर में जाने से पहले एक बार हमारा देखना जरूरी है ना कि हम लोग सर आज के लेक्चर में यहां से आपसे क्या क्या सीखने वाले हैं। तो लेट्स सी दैट व्हाट आई हैव गॉट टुडे। ओके 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 ओके, सबसे पहले तो एवरेज वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एक एवरेज स्पीड होता था, याद है आप लोगों को। अरे हाँ कि ना, बोलो 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 भाई। जैसे कि हमारा होता था कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड, वैसे ही एक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी भी होता है। क्या होता है देखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। उसके बाद में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बिल्कुल सर, एवरेज जानने के बाद क्या जानना होता है, इंस्टेंटेनियस। याद है ना वो स्पीड वाला कॉन्सेप्ट, बस जा रही थी, किसी टाइम पर इसकी स्पीड कितनी होती थी, किसी टाइम पर उसकी स्पीड कितनी होती थी, उसको हम इंस्टेंटेनियस बोल रहे थे। सिमिलरली हम वेलोसिटी के लिए भी बात करेंगे with the help of certain graphs and with the help of certain mathematical calculations. very good very good, आ जाइए। उसके बाद में हम बात करेंगे एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑल्सो ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई लेक्चर इतना आगे बढ़ चुका है, हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को जान चुके हैं, ठीक है, हम स्पीड को जान चुके हैं और आज हम वेलोसिटी को जान लेंगे। तो क्यों ना हम सर एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लें भाई, तभी तो अच्छा क्वेश्चन बनेंगे डेफिनेटली। तो उसके बाद हम देखेंगे एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के कुछ कॉन्सेप्ट एंड उसके बाद कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चंस भी हैं और साथ में पीवाईक्यूज भी हैं। ये मेंशन करना, पीवाईक्यूज भी हैं हमारे पास में आज। तो बिल्कुल शानदार तरीके से नोटबुक निकाल के देखिए, ये लेक्चर अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज गेट योर नोटबुक, नोट बनाइए साथ में और मेरे साथ साथ कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद उसको लिखिए और जिस क्वेश्चन को यहां पर फ्लैश किया जाएगा आपको उसे ट्राई करना होगा पॉज करके। उसके बाद मैं तो यहां डिस्कस करूंगा ही, तभी तो हम लोग एक साथ में म्यूचुअल लर्निंग कर पाएंगे। हाँ कि ना, पक्की बात है। सभी लोग यहां पर बिल्कुल अच्छे तरीके से देख रहे हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं सर कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सर एवरेज वेलोसिटी के ऊपर बात करेंगे। एवरेज वेलोसिटी, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अभी तक सिंपल अगर मैं पूछूं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, एक लाइन में बता दूं, एक लाइन में बता दूं। चलो पहले एक लाइन में बता देता हूं भैया, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। ये आप जान रहे होंगे। एवरेज वेलोसिटी कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो पहले मैं एक काम कर देता हूं, मैं ना तुमको एक फॉर्मूला लिख के थोड़ा सा हल्का सा एक फील करा देता हूं कि एक्चुअली में क्या है, क्योंकि ये हमेशा याद रहे। बाकी इस ग्राफ से भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये इसमें क्या दे रखा है, कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। पहले एक सिंपल सा अगर मैं वी एवरेज की बात करूं तो बहुत ही सिंपल तरीके से सर टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। बिल्कुल सर, उस डिस्प्लेसमेंट को करने में कितना वक्त लग रहा है, ये होता है टोटल टाइम टेकन। इन दोनों का रेशियो अगर हम निकाल देंगे तो हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। ठीक बात है। सर ये ग्राफ क्या बनाया हुआ है आपने, अरे कुछ नहीं, समझो क्या हुआ, ये पोजीशन और टाइम का मैंने ग्राफ दे रखा है। अब इस वाली बात को जरा हम यहां से समझ लें, थोड़ा सा एक अपना मैथमेटिकल और ग्राफिकल एनालिसिस को भी अच्छा कर लें। बिल्कुल, तो ये बेसिकली पोजीशन और टाइम के बीच में एक ग्राफ बना रखा है, पोजीशन के और टाइम के बीच। और पोजीशन आपको पता है ना क्या बताया गया था, लोकेशन होती है, घर का एड्रेस, घर का पता, वही पोजीशन होती है। तो एक पार्टिकल है वो इस कर्व
कर्व के अलोंग चल रहा है, ये एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, तो हमने पोजीशन को आर लिया है। पोजीशन जब एक्स वाई प्लेन में चलेगा, यानी मोशन इन अ प्लेन की बात हो रही है, तो पोजीशन को मैं आर से लिखूंगा और टाइम को किससे लिखा है मैंने, टाइम को लिखा है टी से। बिल्कुल 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 टी से लिख दिया। देखिए अब मैं क्या ये बात मान लेता हूं, रेंडमली एक बात कर लेता हूं मैं कि देखो मान लो मैंने कोई 2 पॉइंट कंसीडर किए इस टाइम पर, इस ग्राफ पर 2 पॉइंट कंसीडर किए, एक पॉइंट है मेरा यहां पे और एक पॉइंट है मेरा यहां पर, ठीक है। ये टोटल टाइम टी है, मतलब ये टाइम एक्सिस है। तो यहां पे जब मेरा पार्टिकल था, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां पे टाइम t1 हो रहा था और यहां पर लेट्स से मैंने देखा तो टाइम t2 हो रहा था, ठीक है। तो क्या आप लोग इस बात से एग्री करोगे, क्या इस बात से एग्री करोगे कि टाइम t1 पर पार्टिकल की पोजीशन यहां पर है, कैन आई कॉल दिस पोजीशन p1, राइट, एंड टाइम t2 पर पार्टिकल की पोजीशन यहां पर है। भाई पार्टिकल इस कर्व के अलोंग चल रहा है, तो टाइम t1 पर पोजीशन p1, टाइम t2 पर पोजीशन p2। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो सर क्या आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो? भाई मैंने कब मना किया, बिल्कुल ड्रॉ करेंगे। पोजीशन वेक्टर एक बार ड्रॉ करके देखो और फील आ जाएगी। लेट्स ड्रॉ पोजीशन वेक्टर, यानी ये है हमारा क्या, p1, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और यहां पर है हमारे पास में, ओहो यहां पर है हमारे पास में पोजीशन वेक्टर P2। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? मतलब P1 और P2 जो पोजीशंस हैं, उनके लिए रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर्स की मैं बात करूं तो यहां पर P1 के लिए मैं लिख सकता हूं R1 और P2 के लिए लिख सकता हूं R2। बोलो हां कि ना, क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही है? भाई ये जो वेक्टर है इसको मैं लिख रहा हूं R1 और इसको मैं लिख रहा हूं R2। इस वाले वेक्टर को ध्यान से देखिएगा। ठीक बात है सर। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? याद है तुमको डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? मैंने हमेशा कहा है डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, पार्टिकल अपनी पोजीशन को कितना चेंज कर लेता है, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना। तो चेंज इन पोजीशन, क्योंकि पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। उसको भी डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी होना ही पड़ेगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, चेंज कितना लग रहा है आपको? P1 से P2 पहुंचा है, R1 से R2 पहुंचा है, तो चेंज इन पोजीशन क्या यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ध्यान से देखिए। ओके ओके ओके, क्या कीजिए, P1 से P2 के लिए एक डायरेक्ट वेक्टर बनाइए। ये है सर हमारा चेंज इन पोजीशन। वेरी गुड, दिस इज द चेंज इन पोजीशन। इसको क्या मैं डेल्टा आर लिख लूं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी एक पोजीशन वेक्टर है। तो यहां से देखो R1 प्लस डेल्टा आर इक्वल्स टू R2। अगर आपको थोड़ा सा भी वेक्टर एडिशन का थोड़ा सा बेसिक भी आता है तो वहीं से आप इसको बता सकते हो। देखो R1 वेक्टर है, R1 वेक्टर ये लिख रहा, ऐसे मैं इसको यहां से थोड़ा बाहर निकाल के जरा क्लियर कर दूं तो दिस इज योर समथिंग R1 वेक्टर। ओके सर, उसके बाद में कुछ ये पोजीशन आपको चेंज होती हुई नजर आ रही है, ये वाला वेक्टर, दोनों अलग अलग वेक्टर हैं, इसको मैं डेल्टा आर वेक्टर बोल रहा हूं। और जो यहां से लेके इसको अगर मिलाऊंगा, बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग देख रहे हो, इसीलिए इसको मैं यहां इससे मिलाया, तो ये है हमारा R2 वेक्टर। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है थोड़ा सा वो भी आप लोगों को यहां पर रिवाइज हो जाएगा, किसी को नहीं पता हो तो देखिए R1 प्लस डेल्टा आर, इस वाले ट्राइंगल में देखिए, इस वाले ट्राइंगल में यहां से दिखा रहा हूं मैं आपको, दैट R1 प्लस डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू R2। बोलो हां कि ना? बिल्कुल ट्राइंगल लॉ से क्लियर हो रहा है। R1 पे गया, फिर डेल्टा आर गया, तो वो R2 के बराबर आ रहा है। बिल्कुल क्लियर है, ठीक बात है। तो क्या यहां से मेरे को चेंज इन पोजीशन आ रहा है R2 माइनस R1? बिल्कुल, R2 माइनस R1 यही तो होता है हमारा चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो सर ये हमारा चेंज इन पोजीशन आ गया। सर लेकिन आगे क्या? आगे ये तो बताओ, इस पोजीशन को चेंज होने में टाइम कितना लगा होगा? अरे भाई जब पार्टिकल P1 पे था तो टाइम कितना था? T1। जब पार्टिकल P2 पे पहुंचा तो टाइम कितना हो गया? T2। तो टाइम में चेंज कितना हुआ? जल्दी बोलो जल्दी, टाइम में चेंज कितना हुआ? टाइम में चेंज हुआ T2 माइनस T1। टाइम में चेंज कितना हो गया? T2 माइनस T1। तो क्या मैं लिख सकता हूं दैट डेल्टा T इक्वल्स टू T2 माइनस T1। ऑल राइट, तो भाई T1 से T2 मतलब एक अच्छा खासा एवरेज टाइम है ना। देखो आपको हमेशा पता है एवरेज क्या होता है, एक हमेशा कंसीडरेबल फाइनाइट टाइम इंटरवल पर लिया जाता है। एवरेज की बात की जाती है जब हम कंसीडरेबल फाइनाइट टाइम इंटरवल पर उसको मेजर करें, ठीक है। और ये पता होगा आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड वाले लेक्चर से कि इंस्टेंटेनियस बात की जाती है जब हम बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम को कंसीडर करें। तो ये फाइनाइट टाइम है कि नहीं? T2 माइनस T1 इज गॉट अ फाइनाइट टाइम। तो यहीं से मैं अगर V एवरेज लिख दूं, अगर मैं V एवरेज लिख दूं तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है भैया, बिल्कुल सिंपल सी बात है, डेल्टा R डिवाइडेड बाय डेल्टा T, दिस इज माई V एवरेज, जो कि मुझे बता रही है कि सर एक फाइनाइट चेंज हुआ है पोजीशन के अंदर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मिला और उसमें टाइम होने में उसको करने में जितना टाइम लगा उसको मैंने डिवाइड कर दिया। तो चेंज इन पोजीशन divided by change in time or the time interval which
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज इन पोजीशन, उसका रेशियो हमारा क्या कहलाता है, वी एवरेज कहलाता है। इससे आपको यहां से ग्राफ से पता भी लग रहा होगा। समझ में आ रही है बात? क्या यहां तक मेरी बातें क्लियर हैं? आगे बढ़ जाऊं? बिल्कुल पक्की बात। अच्छा सर, अब इससे आप ग्राफ से और क्या क्या हम एनालिसिस कर पा रहे हैं कि T1 से T2 तक पहुंचा है, T1 से T2 जाने में उसको P1 से मतलब P2 जाने में T1 से T2 टाइम लगा। तो दिस इज सिंपली द एवरेज वेलोसिटी। इसी को बोलते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। चलिए 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 देखते हैं। उसके बाद में जरा हम बात कर लेते हैं किसकी? अरे भाई साहब, कुछ अब हमको कुछ स्पेशल केसेस की भी बात करनी पड़ेगी। देखो इसके बाद हमें डिस्कस करना था क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बट बिफोर दैट हम कुछ स्पेशल केसेस की बात करेंगे। और मैं तुम्हें यकीन के साथ कह सकता हूं ये वाला जो टॉपिक है, ये वाली जो स्लाइड है, इससे रिलेटेड चाहे नीट हो, जेईई मेन हो, डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और आपको इस लेक्चर में दिखाई भी देगा कि ये जो मैंने स्लाइड लिखी हुई है जिसमें स्पेशल केस की बात कर रहा हूं, जहां पर कि आपसे दो अलग अलग केसेस में एवरेज वेलोसिटी की बात करता है या एवरेज स्पीड की बात करता है व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को पढ़ करके जवाब दे सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है भाई? वी एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे क्या? टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट, आई एम सॉरी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज द वी एवरेज। लेकिन 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 मेरे बच्चों बड़ा ध्यान से सुनिए बात को कि अगर आपके पास में दे रखे हो दो केसेस, कौन से? एक दो स्पेशल केसेस है। केस नंबर 1, टाइम बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा होमवर्क करके आप लोगों के लिए ये लिख रहा हूं, वरना लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट होता। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को मैं जानता हूं, और टाइम की बात को, टाइम को बचाने के लिए यहां पर मैंने ये चीजें थोड़ी सी पहले से ही लिख ली हैं। अब आप जरा देख के पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट मूव्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज फॉर इक्वल डिस्टेंसेस। ओके ओके ओके, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कोई पार्टिकल है, वो कुछ वेलोसिटी से, किसी वेलोसिटी से, लेट्स से v1 से x डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर किसी दूसरी वेलोसिटी से भी x डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इक्वल डिस्टेंसेस। बड़े ध्यान से देखिए, एक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है डिफरेंट वेलोसिटी से। जहां पे भी दिख रहा है x v1 से है और x v2 से है, तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी बता दो, एवरेज वेलोसिटी बता दो। तो सर हमें तो एवरेज के लिए बेसिक फंडा बिल्कुल क्लियर है, हमें ज्यादा कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है। वी एवरेज इज टोटल डिस्टेंस, वो दोबारा नहीं लिखूंगा बार बार, अब कुछ चीजें आपको रिकॉल हो गई होंगी, कुछ चीजें रिकॉल हो गई होंगी, दोबारा नहीं लिखूंगा। टोटल डिस्टेंस इज हमारी, सर टोटल डिस्टेंस कितनी है दिखाना जरा। डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है, इस बात से कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अभी हम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोल दूंगा तो यू जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज़ व्हेन स्ट्रेट लाइन पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। ये बात आपको बहुत बार मैं बता चुका हूं, और आप मेरे से अगर लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो ये बात आप बिल्कुल अब तक आपके जहन में, आपके दिमाग में बैठ गई होगी। बहुत शानदार। टोटल डिस्टेंस जनाब बताइए x एंड x, बिल्कुल सर ये तो 2x हो गया। ओके, अब टोटल टाइम अगर मैं कहूं, देखो यहां पे लगा टाइम t1, यहां पे लगा टाइम t2, तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल टाइम मिल जाएगा। लेकिन सर टाइम t1 की तो वैल्यू बताओ किसमें? गिवन वेरिएबल्स में। गिवन क्या है? x एंड v। तो समय बराबर टाइम इक्वल्स टू, भाई बोलो बोलो बोलो, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? सर डिस्टेंस है x, और स्पीड कितनी है भाई? इस वाले के लिए, इस वाले पार्ट के लिए डिस्टेंस, इसके लिए स्पीड है v1। अगर t2 की बात करूं तो यहां पर भी हमारी डिस्टेंस कितनी है? x, और स्पीड या वेलोसिटी कितनी है? v2। बहुत ही शानदार, x अपॉन v1, x अपॉन v2। तो क्या मैं इसको यहां लिख दूं? x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद में जरा ध्यान से देखो कि मैं इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लूंगा। यहां पे 2x रहेगा, ठीक है, x यहां से कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। x से x मर गया भाई, x से x को मार सकते हैं कि नहीं? सर क्या बात कर रहे हो, x से x को मार दोगे? बिल्कुल बिल्कुल मारेंगे, मारना पड़ेगा, तभी तो तुम समझ पाओगे। भाई x से x को मारा, उसके बाद में हमारे पास एक बहुत ही शानदार सा फॉर्मूला मिला। डायरेक्ट लिख दूं क्या? अरे थोड़ा सा बोलो, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा 2, और यहां से मैं v1 v2 एलसीएम लूंगा तो v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बिल्कुल बिल्कुल एक बहुत ही शानदार सा फॉर्मूला आप लोगों के सामने बन के आ गया है कि अगर कभी भी तुमको वी एवरेज पूछ लिया जाए, कब? सर जब हमारे को दिए गए डिस्टेंस इक्वल हो, बेशक पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा हो, डिस्टेंस अगर इक्वल है तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देना, सारे कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना।
क्यों? क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा और हमने अभी भी ड्राइव कर दिया। क्यों ड्राइव किया है? क्योंकि इस पर बेस्ड अभी क्वेश्चन आने वाले हैं, थोड़े बने तो रहो, थोड़ा पेशेंस तो दिखाओ, अभी क्वेश्चन देखोगे इस पर रिलेटेड। अच्छा सर, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है ऑब्जेक्ट मूव्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज। ऑफ कोर्स वेलोसिटी तो डिफरेंट है, तभी तो एवरेज की बात कर रहा है भाई, अलग अलग वेलोसिटीज होंगी तभी तो एवरेज की बात करेगा। तो पार्टिकल मूव्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स। यहां पर क्या बोला इसने? सर टाइम इंटरवल इक्वल हो गया है, टाइम इंटरवल इक्वल कर दिया। देखिए इक्वल टाइम इंटरवल, यहां पर भी तुम्हें दिखा रखा है कि पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया, वेलोसिटी इज v1, टाइम t के लिए चला, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद उसने वेलोसिटी v2 करी, लेकिन फिर भी आगे टाइम t के लिए ही चला है। तो यहां पर जरा मुझे बता दीजिए v एवरेज क्या आने वाला है। आप लोग भी मेरे साथ ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी मेरे साथ ट्राई करो, फाइंड आउट करने की कोशिश करो और देखो क्या आता है। सर वी एवरेज के लिए मुझे बस सिंपल सी बात पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना लग रहा है भाई? v1 से t टाइम तक चला तो यहां पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना चल गया होगा? अरे बोल भी दो भाई, बोल भी दो। यहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं x1 कहूं तो कैन आई राइट इट v1 into t? वेरी गुड। यहां पर मान लो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो उसने चली है वो हो गई होगी x2, तो क्या मैं उसको लिख सकता हूं v2 into t? भाई velocity multiplied by time gives you the distance या displacement। पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, बार बार बोल रहा हूं, पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। याद भी होगा दैट distance or the magnitude of displacement is equal to the distance when particle is moving in a straight line, when particle is moving in a straight line। तो यहां से हमें डिस्टेंस पता लग रही है, तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या लिख दूं? अरे बोलो भाई v1t प्लस v2t, ओके, v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाय, इसके बाद में मुझे क्या लिखना चाहिए बताइए? बताइए सर टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन याद है, यहां भी टाइम t, यहां भी टाइम t, तो टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम हो गया सर 2t, t प्लस t 2t। वेरी गुड, 2t टाइम हो गया, तो v एवरेज मेरे पास आया क्या? t से t को मार दूं? अरे यार तुम इतना समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे? कोई बात नहीं, मैं एवरेज ले देता हूं और उसके बाद में मार देता हूं, और यहां से मेरे पास एक और शानदार फॉर्मूला आता हुआ जो कह रहा है सर कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल के लिए जब हमारा पार्टिकल दौड़ेगा तो हम डायरेक्ट बिना कुछ ज्यादा शक, संदेह, शंका के जो v एवरेज का फॉर्मूला है वो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 लगा देंगे। ध्यान रहेगी कि आपको ये बातें, अगर ये बात अगर आपको ध्यान में रहेगी तो यकीन मानिए आप लोग जो अभी हम क्वेश्चंस उठाएंगे उसमें आप बड़े ही स्मार्टली एकदम से क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझ लिया है। आपके सामने वी एवरेज वेरी क्लियर, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। दो स्पेशल केस देख लिए, कब? जब पार्टिकल डिफरेंट वेलोसिटी से चलता है, लेकिन एक केस में चल रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस और एक केस में चल रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। दोनों के लिए केस देख लिए, याद रहोगे, नोट करो, फटाफट से इसको नोट कर लो जल्दी से, बिना किसी देरी के, बिना किसी शक के, फटाफट से इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। कर लिया। ऑल राइट, देखते हैं अब हमारे पास में क्या है। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर बिल्कुल किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है हम जानते हैं, हम स्पीड वाला लेक्चर देख के आए, और जिसने नहीं देखा है वो जाकर के देखो भाई, देखो कौन सा इंस्टेंटेनियस, वहां पे मैंने बताया हुआ है कि इंस्टेंट का मतलब होता है कि जब भी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम किसी चीज की बात करें तो उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। वहां स्पीड की बात करी थी, यहां वेलोसिटी की बात कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर भी मैंने क्या किया हुआ है कि पोजीशन को एक तरफ, टाइम को एक तरफ दे रखा है। किसको? पोजीशन को एक तरफ और टाइम को एक तरफ दे रखा है। अब मुझे जरा बताओ, पोजीशन और टाइम को अगर मैंने लगा रखा है और मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताना चाह रहा हूं, तो क्या मुझे फिर से ऐसा करना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर मैं तुम्हें एक बार पोजीशन बता दूं? चलिए सर बता दीजिए। तो देखो जरा, मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर टाइम है, लेट्स से t1, अगेन t1, ये टाइम t1 है और यहां पर पार्टिकल p पोजीशन पे था। कहां पे था? p पोजीशन पे था, यहां पे टाइम t1 पे। ओके सर, अब मैंने कहा कि देखो बहुत ही छोटा सा टाइम t1 प्लस डेल्टा t, छोटा सा टाइम लिया मैंने। एक पार्टिकल जो है आफ्टर टाइम डेल्टा t1 यहां पर पहुंच जाता है, यहां पर टाइम हो गया है, ये t2 नहीं है, ये t1 प्लस डेल्टा t है। ध्यान से, t1 प्लस डेल्टा t मतलब एक सिग्निफिकेंट सा चेंज है टाइम में। पार्टिकल यहां पर पहुंच गया है, ये पार्टिकल यहां पर q पोजीशन पे है। ओके, तो अगर तुम देखोगे कि इसकी अगर, अच्छा तुम लोग में से एक बात पूछूं,
पूछूं अच्छा एक बात बताओ, पार्टिकल यहां से गया तो मैं अगर डिस्टेंस पूछूं तो तुम बता पाओगे? अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो सर लेंथ ऑफ दिस कर्व पी टू क्यू जाने में ये जो लेंथ है ये लेट्स से डेल्टा एस रहा होगा, तो ये हमारा क्या है, ये है सर डिस्टेंस। ये मैंने सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया, डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द कर्व, ये रहेगा हमारा डिस्टेंस। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। खैर हम आते हैं, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, सर उसके लिए तो आपको पोजीशन टू पोजीशन मिलाना पड़ेगा, पोजीशन टू पोजीशन मिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है चेंज इन पोजीशन होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है चेंज इन पोजीशन होता है। क्या ये वाला वेक्टर पोजीशन चेंज बता रहा है? बोलो हाँ कि ना? हाँ सर यही बता रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां से मैं तुम्हें बता रहा हूं दिस इज योर, ये जो वेक्टर मैंने बताया ये है तुम्हारा, ये हम कहेंगे इसको डेल्टा आर, जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट है सर, ये डिस्प्लेसमेंट है। बिल्कुल ठीक बात कही आप लोगों ने। चलिए अरे इसको थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं, क्या है ये, अरे भाई साहब ये है सर हमारा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। चलो मैं डेल्टा आर लिख रहा हूं, तुम समझ गए। अरे डेल्टा आर लिखने से तुम समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे? सर डेल्टा आर के साथ वेक्टर भी तो बना दिया, तो डेफिनेटली वो डिस्प्लेसमेंट ही होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? ये डिस्प्लेसमेंट है। कितने टाइम में है सर? डेल्टा टी टाइम में है। वही जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था, वही उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है। अब मैं क्या चाहता हूं, देखो मैंने क्या कहा कि डिस्प्लेसमेंट, चलो यहां पर लिख के बताता हूं, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम कितना, डेल्टा टी इज कितना, डेल्टा आर। बोलो ये बात सही लिखी कि नहीं लिखी? यहां पे लाइन जो मैंने लिखी है, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल्टा टी इज डेल्टा आर। अच्छा कुछ लोगों को ना ये बात थोड़ी सी कंफ्यूज करती है, सर ये डेल्टा क्या होता है? अरे डेल्टा सिर्फ आपको चेंज बताता है, इट जस्ट टेल्स यू द चेंज इन द पर्टिकुलर क्वांटिटी। और जो डेल्टा है अगर ये लगा हुआ है, माने उस क्वांटिटी के अंदर जो चेंज हुआ है वो फाइनाइट हुआ है, उस क्वांटिटी के अंदर जो चेंज हुआ है वो एक फाइनाइट चेंज हुआ है, मतलब बहुत छोटू मोटू सा चेंज नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई तुम अभी जिस भी क्लास में हो, 11th में हो, 12th में हो, 9th में हो, जिस भी क्लास में हो और इस लेक्चर को देख रहे हो, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ पिछले 4 सालों में तुम्हारी हाइट में कितना चेंज हुआ, व्हाट इज द चेंज इन योर हाइट इन लास्ट 4 years, तो तुम एक सिग्निफिकेंट चेंज बता पाओगे। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि 4 साल पहले तुम्हारी हाइट कुछ और थी, अभी तुम्हारी हाइट कुछ और हो चुकी है, तो सिग्निफिकेंट चेंज है कि नहीं है? लेकिन अगर मैं पूछूं कि मुझे जरा बताओ पिछले 4 महीने में तुम्हारी हाइट में कितना चेंज हुआ है, या पिछले 4 वीक में तुम्हारी हाइट में कितना चेंज हुआ है, तो तुम उसको, अच्छा चेंज तो डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि जब तुम टीन एज में होते हो, जब तुम ग्रो कर रहे होते हो, तो हाइट तो ग्रो कर रही होती है, लेकिन लास्ट 4 वीक का या लास्ट 4 मंथ्स का जो चेंज तुम्हारी हाइट में आया वो बहुत ही छोटू सा, वेरी 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 स्मॉल होगा। और उस छोटे से चेंज को मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे? स्मॉल डी से। एक है डेल्टा, ट्राइंगल जैसा शेप, ये बताता है फाइनाइट चेंज, और छोटा सा, बहुत ही छोटा सा चेंज वो क्या बताता है? वो पता लगता है स्मॉल डी से, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो वो तब, अच्छा वो कब आ रहा है छोटा सा चेंज, कब आएगा? जब टाइम इंटरवल को तुम छोटा सा करते चले जाओ। देखो 4 साल पहले यानी टाइम इंटरवल अच्छा खासा है, 4 महीने की बात करूंगा तो जो चेंज होगा वो थोड़ा और कम हो जाएगा, लेकिन 4 दिन की बात करूं तो जैसे जैसे मैं टाइम इंटरवल को कम करता जा रहा हूं, जो चेंज है वो भी तो कम होता जाएगा ना। और जब टाइम इंटरवल को मैं कह दूं कि बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल, डेल्टा टी, तो फाइनाइट है, मैं कहूं dt, तब आपका जो चेंज होगा वो हो जाएगा आपका dr। देखिए यहां पे कैसे, डिस्प्लेसमेंट टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अब इसी बात को मैथमेटिकली, जो मैंने अभी आपको हाइट को लेकर के समझाया ना, इसी बात को जरा मैथमेटिकली लिख के बता दूं, कुछ मुश्किल नहीं है। वो पता क्या कहेगा? ओके, वो कहेगा इस डेल्टा आर, तो यहां से वो v, मतलब आपसे वेलोसिटी पूछ लेगा, वेलोसिटी v इज चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इस टाइप का एक्सप्रेशन लिख देता है। फिर वो कहता है कि फॉर डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, इस टाइप का निशान बना दिया। अब यही पे बहुत से लोग कंफ्यूज आते, सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 का मेरे भाई मतलब ये है कि डेल्टा टी को बहुत स्मॉल कर दिया गया है, छोटा 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 कर दिया गया, फॉर डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। अब मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या डेल्टा आर जो है ये बहुत छोटा नहीं हो जाएगा? डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 माने कि जो डेल्टा टी यहां से यहां तक था, मैं इसको लेकर के आ जा रहा हूं कहां पे? बहुत ही ध्यान से एक बात देखिएगा, क्योंकि देखो ग्राफ की बातों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ग्राफ की बातों को अगर अच्छे से समझ लिया, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो देखो
डेल्टा टी यहां पे, इसको छोटा करूंगा, ये अभी डेल्टा टी बता रहा है, ये जो लेंथ है यहां से देख रहे हो कि नहीं, ये डेल्टा टी बता रहा है, इसको मैं कर रहा हूं ऐसे छोटा सा, दिखाई दे रहा है, अरे देखो देखो देखो, इतना छोटा और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया। तो मैं अगर यहां से डायरेक्ट तुम्हारे लिए ड्रॉ कर दूं लाइन, तो क्या तुम लोग इस बात से एग्री करोगे? ये लो, यहां पर पहुंच गया। हाँ सर, अब कुछ बात बनी। अब ये जो टाइम इंटरवल है ना, ये वाला, अगर मैं कह रहा हूं डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, मतलब डेल्टा टी जो है उसको मैं dt लिख सकता हूं। तो इसमें अभी मुझे एक बात बताओ, ये जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन पोजीशन है, ये भी तो बहुत छोटा हो गया होगा, ये भी तो बहुत छोटा हो गया होगा। तो डेल्टा आर टेंड्स टू dr, ये हो जाता है जब हम डिस्प्लेसमेंट को इतना छोटा, जब टाइम इंटरवल को बहुत छोटा, लगभग इतना कि वो जीरो के पास है, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। और अभी भी बताया था, ये बताता है फाइनाइट चेंज और ये बताता है वेरी स्मॉल चेंज। कहो तो लिख दूं? अरे लिख देता हूं भाई, तुम लोगों को भूलने की आदत है, बादाम खाते नहीं हो, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। फाइनाइट चेंज है, ये फाइनाइट चेंज है, और ये सर वेरी वेरी स्मॉल चेंज है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज है। तुम्हारी हाइट में पिछले 4 दिनों में जो चेंज हुआ उसी को वेरी वेरी स्मॉल चेंज कहते हैं, और उसी को तुम्हें अगर किसी को बताना हो तो डी लेटर से बताना। तो फॉर डेल्टा टी टेंडिंग टू डेल्टा आर इज गोइंग टू बी डी आर, एंड दैट्स वाई अब इस पर तुम देखोगे कि जो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 2 टाइम इंटरवल पर ली जाती है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो वेलोसिटी टाइम t1 पर थी, सेम वेलोसिटी t1 प्लस डेल्टा टी टाइम पर रही होगी? बोलो हाँ कि ना। अरे भाई बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल हुआ है ना, तो जो वेलोसिटी t1 पर रही, मतलब वही सेम टू सेम वेलोसिटी t1 प्लस डेल्टा टी पर रही होगी। बिल्कुल बात है। अच्छा, इस टाइम पर इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा? इस टाइम पर इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा? सर इस टाइम पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज इन जो पोजीशन है वो है हमारा dr। तो यहां पर अगर मैं तुमसे कहूं कि फॉर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, इसका एक मतलब और होता है V average which was equals to डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और यहां पर इसके साथ ही लगा देता है लिमिट, और डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो अगर ये कह दे, अच्छा ठीक है क्लियर लिख देता हूं, अरे कंफ्यूज मत हो भाई। फॉर V average फॉर दिस लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, दिस बिकम्स dr अपॉन dt, और यही है हमारा v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यही होती है पर्टिकुलर टाइम। अब सिर्फ टाइम t पर आ चुकी है, ये कितने पे आ चुकी है? टाइम t पर, जो ये वाला टाइम था t1 को मान लो या t कह लो, ये पर्टिकुलरली हमारी क्या कहलाती है? v इंस्टेंटेनियस। तो क्या मैं इसको यहां पर ऐसे मेंशन कर दूं? ये आपको जरा याद रहेगा कि नहीं रहेगा, पहले तो मुझे ये बता दो। अरे इसमें कोई बहुत मुश्किल वाली बात है ही नहीं, सिंपल सी बात है सर, टाइम इंटरवल को छोटा किया है, टाइम इंटरवल को इतना छोटा किया कि जो डिस्प्लेसमेंट था वो भी एकदम छोटू सा होता चला गया। ठीक है, तो उस छोटू से डिस्प्लेसमेंट और उस छोटे से टाइम इंटरवल के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला जाता है। ये बात आप लोगों को याद रह जाएगी या नहीं रह जाएगी? मुझे एक बात बताओ, इसमें कोई दिक्कत है, कोई मुश्किल है? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ग्राफिकल, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, लेकिन बात वही है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट योर तुम्हारे आसपास घूमती है, यू लिव विद द फिजिक्स, लेकिन उसको थोड़ा सा मैथ्स से, थोड़ा सा कॉमन सेंस से हम लोगों को समझना होता है, और उसको अपने क्वेश्चंस में और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें अप्लाई करना होता है। बस इतनी सी कहानी है। आप बने रहिए, आपको इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस भी कराएंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन से के आसपास चला जाता है। डिफरेंशिएशन आपको पता होगा कि उसका जो बेसिक एक फंडा होता है, जैसे अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा अगर आपको याद दिला दूं कि अगर मान लो जस्ट यहां पे कॉर्नर पर लिख देता हूं कि ओहो यहां पर अगर मैं बताऊं दैट y इक्वल्स टू x टू द पावर n, तो dy बाय dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज गिवन by n इंटू x की पावर n माइनस 1। बस ये दो चीजें अगर तुमने याद रख ली तो अब आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर सकते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ। हाँ, जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जेई वाले बच्चे हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नीट वाले हैं या फिर जो अभी 11th क्लास में आए, नए नए एकदम स्टार्ट किए फिजिक्स को पढ़ना, उनके लिए फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। क्योंकि मैं जब क्लासेस में पढ़ाता हूं तो मुझे ये प्रॉब्लम आती है, बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पर दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने वहां पर बताना जरूरी समझा है। ठीक है, तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारी जो भी वेलोसिटी है कार की, जो भी स्पीड है, वो किस डायरेक्शन में है, जब हम उसके साथ डायरेक्शन अटैच कर देते हैं, जब भी स्पीड के साथ
डायरेक्शन अटैच कर दिया जाता है तो उसको कहा जाता है क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और बिना डायरेक्शन के वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसी बात पे मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, जल्दी सोचो, एक बात और बता दूं। देखो एक बात याद रखना, तुम मेरी कौन सी, चलो उसको अगली वाली स्लाइड पे लिख देते हैं। वो ये कह रही है कि जब भी तुम v इंस्टेंटेनियस निकालो तो क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा जो तुम्हारी इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसके बराबर होगा। अब देखो मैंने इंस्टेंटेनियस स्पीड को बिना वेक्टर के लिख दिया है, ठीक है। चलो यहां पे लिख दूं क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड यानी स्ट्रेंथ, आपको पता ना वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? अरे वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का मतलब यह है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो उसकी जो स्ट्रेंथ है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, हमारी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि फिर से अगर इसी बात को मुझे तुम्हें बताना हो ना तो इसी पर वापस जाना पड़ेगा ग्राफ पे। क्या मुझे एक बात बताओ, जब इस टाइम इंटरवल को मैं छोटा करता चला गया तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी बहुत छोटा हो गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मेरी बात को समझो, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी तो डिस्टेंस के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हुआ है ना। तो मैं कह सकता हूं इसी बात से, यहां पर ये अगर कोई पूछे सर वाई, आपसे पूछे कि सर ये आपने लिख तो दिया लेकिन वाई, इसका जवाब तो दो, हमेशा पूछो क्यों। क्योंकि अब मैं यहां पे जवाब दे रहा हूं, क्योंकि फॉर डेल्टा टी, जब टाइम इंटरवल 0 की तरफ जाता है तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला मैंने बोला कि जब डेल्टा टी 0 हो जाता है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे यार? डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते थे। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा किसके बराबर हो जाता है भाई? जब डेल्टा टी 0 हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट, अब यहां पर डेल्टा टी 0 है तो मुझे डेल्टा आर नहीं लिखना चाहिए, एक्चुअली आप लोग बुरा मान जाओगे, यहां पे मुझे लिखना चाहिए डी आर। वेरी गुड। और ये बराबर हो जाता है डी एस के। यहां पर ये है डी एस, ये जो बता रहा है ये बता रहा है आपका क्या? ये हमारा डिस्टेंस को बता रहा है, ठीक है। और यहां से ये ग्राफ से भी क्लियर है, देख लो सकते हो आप यहां पे। ये अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो लेंथ ऑफ कर्व के बराबर ही आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा कि अगर बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो लेंथ ऑफ द कर्व के बराबर आ जाएगा, और लेंथ ऑफ द कर्व मुझे बताएगा क्या? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है ही। तो यहां से मैं बिल्कुल इस बात को कह सकता हूं कि सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है। हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। और क्यों होता है? क्योंकि जब डेल्टा टी 0 हो जाता है तो हमारा जो क्या डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। क्योंकि छोटे टाइम आप देखोगे ना, चाहे किसी भी पाथ पे पार्टिकल चल रहा हो, ठीक है, तो वहां देखोगे ना कि जैसे जैसे टाइम इंटरवल छोटा होता चला जाएगा टाइम इंटरवल, तो भैया वो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएंगे। अब ये मत सोचना कि डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी, अरे तभी तो कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाएंगे। और इसी को तू अगर टाइम से डिवाइड कर देगा, अगर इसी को टाइम से, जो टाइम इंटरवल है उसको डिवाइड कर देगा, तो तेरे पास में क्या आ जाएगा? तेरे पास में आ जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक तरफ आ जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसीलिए ये है तो ये है, समझ में आ रही है? ये क्या है हमारा? ये हमारा है कॉज, और ये क्या है? इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट को हम लॉज ऑफ मोशन में बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, पर ये बात क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ऐसा रीजनिंग में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्यों होता है ऐसा? अगर मान लो ऐसा में कह दे दैट फॉर इंस्टेंटेनियस, फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, the magnitude of instantaneous velocity is equals to the instantaneous speed. रीजन क्या है? रीजन इसका यही है कि सर for very small interval of time the displacement's magnitude is equals to the distance. हाँ कि ना भाई? सब बात क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात है यहां तक? पक्की बात, सब क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर क्लियर है तो उसके बाद में जरा एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो अबाउट द एक्सेलरेशन? भाई मैं एक बात बताऊं पर्सनल, ये जो एक्सेलरेशन का टॉपिक है, ये जो वर्ड है ना एक्सेलरेशन, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड, मेरा फेवरेट वर्ड। जैसे ही मैंने फिजिक्स में जैसे ही एंट्री करता हूं, जब एक्सेलरेशन आता है
तब ये मान लो कि मतलब दिस आई लाइक दिस वर्ड सो मच, वाई, क्योंकि इसकी क्वालिटी ऐसी है। क्यों क्यों इसकी क्वालिटी ऐसी है सर? इसकी क्वालिटी है वेलोसिटी को चेंज कर देना, मतलब एक शेक कर देता है। जैसे वेलोसिटी पहले आदमी चल रहा था ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, एक्सेलरेशन आया, खचाक, उसने क्या किया, चेंज कर दिया, ऐसे किया, चेंज किया। मान लो कोई पार्टिकल, मतलब मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, किसका, एक्सेलरेशन का बेसिक आइडिया, कि मान लो ये चल रहा था u वेलोसिटी से, आराम आराम से, धीरे 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 धीरे, जैसे ही एक्सेलरेशन आता है u नहीं रहता, अरे u नहीं रहता, जैसे ही एक्सेलरेशन आता है u क्या बन जाता है, uv बन जाता है। एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी को चेंज होना ही पड़ेगा, बेसिक फंडा हमेशा याद रखो। अगर एक्सेलरेशन को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, u से कोई पार्टिकल बड़े प्यार से जा रहा था, अपनी ओरिजिनल नेचुरल स्टेट में था, आपको मैंने बताया होगा कि पार्टिकल, नहीं बताया तो आगे बता देंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, कि पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो ये उसकी नेचुरल स्टेट होती है, उसकी इनहेरेंट स्टेट होती है, इसमें वो रहना चाहता है, इसमें वो हमेशा रहना चाहता है, अगर कोई और इस पे आके एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना लगाए, ठीक है। हर कोई अपनी नेचुरल स्टेट में रहना चाहता है, इनहेरेंट स्टेट में रहना चाहता है, ठीक है। लेकिन जैसे एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन आते ही इसकी जो वेलोसिटी है सर, वो चेंज हो जाती है, u से v हो जाती है। अब ऐसा होने में कुछ टाइम भी लगता होगा, बोलो कुछ ना कुछ टाइम तो लगता होगा, अरे हाँ या ना कुछ तो बोल दो भाई। ऐसा होने में टाइम लग जाता होगा, लेट्स से डेल्टा t, ये टाइम एक्सिस पे बता रहा हूं। तो यहां पर भी जैसे हमने अभी इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी की बात करी, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज स्पीड की बात करी, सिमिलरली यहां पर मैं बात करता हूं इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सेलरेशन के लिए। तो यहां पर अगर मैं आपसे सिंपल लिख दूं v एवरेज, ए एवरेज, ठीक है, क्योंकि अब तो आप समझ रहे हो ना, एनालॉजी समझ रहे हो। v एवरेज, ए एवरेज क्या हो जाएगा भाई, ए एवरेज क्या हो जाएगा सर, फाइनाइट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनाइट चेंज इन टाइम। फाइनाइट चेंज इन वेलोसिटी यहां पे दिखाई दे रहा है, v हुई है, u हुई है, तो चेंज का मतलब सर v माइनस u डिवाइडेड बाय डेल्टा t, यानी कि, और इसको कह सकते हो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, कैसे भी लिख लो भाई, इट इज अप टू यू। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम को हम एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। और अगर कोई पूछे ए इंस्टेंटेनियस, तो सेम हमारा जो आर्ग्यूमेंट है, सेम आर्ग्यूमेंट जो अभी हमने डिस्कस किया फॉर दिस एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो एक्सेलरेशन के लिए लागू होता है, वो हमारा होता है dv अपॉन dt। और आई नॉट नीड टू टेल यू दैट एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए। उसके बाद में आप वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर आप उसको वेक्टर साइन के साथ रखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सब कुछ, लेकिन लिखना कैसे है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। बैक ऑफ द माइंड, इन द माइंड, सारी चीजें आपकी चल रही होंगी, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से पकड़ पाओगे, उनकी लैंग्वेज को समझ पाओगे, और फिर राइट काइंड ऑफ जो फॉर्मूला होता है वो उसको लगा पाओगे। बोलो क्लियर है, पक्की बात है, आगे बढ़ा जाए, ठीक बात है। तो ये हमने यहां तक, ये इसके लिए रहता है। अब इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन बनेंगे, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया, इस पर कुछ कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। और क्वेश्चंस का मतलब प्रॉब्लम्स हैं तो उनका सॉल्यूशन भी है, लेकिन सॉल्यूशन के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको ठीक से समझना पड़ता है। तो अगर आपने अभी तक का लेक्चर बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही नोट्स बना करके अच्छे से सुना है, तो मैं वादा कर सकता हूं कि आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको यूं हवा में उड़ाओगे। तो पहले मुझे एक बात बताओ, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, पक्की बात। ग्राफ से भी बता दूं, अरे बोलो ग्राफ से ही बता दूं सर, ग्राफ से ही बता दूं सर, अभी तक तो सब कुछ ग्राफ से ही बता रहे थे। लो भैया ग्राफ भी ले लो, ये हमारा वेलोसिटी टाइम और ये टाइम है, ठीक है। लेट्स से इस टाइप से ग्राफ बना हुआ है, वेलोसिटी एंड टाइम। मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे देख के बोलो भाई, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? देखो यहाँ पर अगर मैं कोई टाइम t1 मानूं तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 है, बिल्कुल है सर। यहाँ पर कोई टाइम t2 मानूं, ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 मानूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर सर v2 है। तो जैसे टाइम बदल रहा है वेलोसिटी बदल रही है, तो यहां से ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन बता रहा है दैट व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज एवरेज एक्सेलरेशन। और छोटे से चेंज के लिए, हल्कू से चेंज के लिए, नन्हे मुन्ने से चेंज के लिए जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसका टाइम से भाग कर दो तो क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, अब तक मैंने जो भी बातें कही, जो भी बातें तुमको समझाई, उसमें एक बात कुछ छुपी सी थी। क्या थी सर? अभी तक आपने ग्राफ से तो बातें समझाई, लेकिन ये जो हमारा डिस्टेंस टाइम को लेकर के ग्राफ रहता है या फिर वेलोसिटी टाइम को लेकर के ग्राफ रहता है, उससे भी कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल मिलती है, लेकिन फिलहाल मैं जो आपको इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं बहुत ही छोटी, इसमें यह है कि देखो कभी भी अगर आपको पोजीशन टाइम, ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा पोजीशन है r।
अब आर में इसलिए लिख रहा हूं, वैसे तो एक्स से लिख लेते हैं, बहुत से लोग एक्स से कर सकते हैं। एक्स का मतलब वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, आर में इसलिए लिख रहा हूं कि टू डायमेंशनल मोशन है, पोजीशन टाइम, और एक तरफ में लिख रहा हूं आपको वेलोसिटी टाइम। ठीक है, ये दोनों बातें मैं एक साथ बता दूंगा, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। हो गए? तो अब देखो पोजीशन टाइम का ग्राफ जो होता है, अगर वैसे तो कर्व से मैंने समझाया है, लेकिन मैं तुमको बता देता हूं कि लेट्स से मेरे पास में इस टाइप का कोई ग्राफ दे रखा है ना, और सेम वेलोसिटी टाइम का ग्राफ मेरे को ऐसे दे रखा है, तो जो अगर आपने थोड़ा सा मैथ्स का बेसिक आइडिया है तो आपको इन आपने एक चीज पढ़ी होगी, स्लोप। ठीक है, अगर ये हमारे पास में चाहे तो स्ट्रेट लाइन हो या कोई कर्व भी हो, स्लोप हम हमेशा निकाल सकते हैं। तो पोजीशन टाइम का जो ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप जो होता है वो हमें देता है क्या, वो क्या देता है हमें, स्लोप देता है हमको वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा स्लोप क्या होता है पता होगा ना, इट इज द इंक्लिनेशन फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कितना झुका हुआ है उसी को हम स्लोप बोलते हैं। ठीक है, अब इस लाइन को देख करके आपको क्या लग रहा है कि सर ये जो भी लाइन है इसका स्लोप कांस्टेंट है, भाई स्लोप बदल तो रहा नहीं है। भाई यहां पर भी अगर तुम देखोगे तो उतना ही इंक्लिनेशन है, यहां देखोगे उतना ही इंक्लिनेशन है, तो यहां स्लोप कांस्टेंट है और हमें स्लोप वेलोसिटी बता रहा है। तो क्या इस बात को देख करके मैं ये कह सकता हूं कि इसकी वेलोसिटी जो है वो हमारी वो रहेगी, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट होगी, बिल्कुल हम कह सकते हैं। तो यहां पर स्लोप और स्ट्रेट लाइन है, तो इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो क्या इस बात से मैं ये भी कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन जीरो है? अरे भाई वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सर सही बात है। ओके, उसके बाद में मतलब ये पोजीशन टाइम ग्राफ का जो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। ये मैंने अभी आपको थोड़ा सा इससे कि जो भी हमने पढ़ा उससे क्या और इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं वीटी ग्राफ की बात करूं तो यहां पर भी जो स्लोप है, यहां पर भी जो स्लोप है, यहां पर भी जो स्लोप है, ये हमारा अगर आप देखोगे तो कैसा हो रखा है, स्लोप यहां पर भी सर कांस्टेंट है। अब इसका जो स्लोप है वो क्या बताएगा, इसका जो स्लोप है वो बताएगा हमारे को एक्सेलरेशन, वीटी का जो स्लोप है वो बता रहा है एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके, अगर स्लोप कांस्टेंट है तो यहां पर हम देखेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। वीटी ग्राफ का अगर स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन बताता है। अगर ये कांस्टेंट आ रहा है तो ये हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखोगे। मतलब ये छोटी सी इंफॉर्मेशन ग्राफ को लेकर के थी स्ट्रेट लाइन वाले केस में। ओके, बाकी अगर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके बाद जब हमें जरूरत पड़ेगी डेडिकेटेड ग्राफ के लिए, अगर आप लोग कहिएगा कमेंट करो, पूरा डेडिकेटेड ग्राफ के लिए अलग से बहुत शानदार लेक्चर हम बना सकते हैं। अगर आप कमेंट करके बताओगे, बोलोगे कि हाँ सर इसके लिए लेकर के आओ, तो मैं उसके लिए बना दूंगा। बट फिलहाल मैं आगे आपको कुछ क्वेश्चंस जो हमारे हैं उनकी तरफ ले जाना चाहता हूं। क्वेश्चंस अभी आप सभी लोग ट्राई कीजिए, पक्की बात। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार, ओके 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 2000, ओके ये 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है जनाब। तो जरा सभी लोग ट्राई कीजिए, देखिए क्या कोई बहुत मुश्किल बात है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन है क्या? पुराना है तो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट को देखो ना, अभी नए क्वेश्चन भी आएंगे, नए क्वेश्चन भी आएंगे। पहले इसको देखो क्या बोला है इसने, सर मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन, मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। इसने इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दे रखा है, देखिए ये इक्वेशन से इसकी मोशन चल रही है। द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड इज, एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है t इक्वल्स टू 1 सेकंड में। देखो क्वेश्चन पूछा गया है, अब इसको हम कैसे करेंगे सर? अभी अभी हमने एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला देखा हुआ है, कौन सा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है? अरे इंस्टेंटेनियस मतलब एट पर्टिकुलर टाइम, एट पर्टिकुलर टाइम। तो ये हमारा हो जाएगा, यहां से अगर मैं जाना चाहूं तो देखिए मेरे पास में s दे रखा है, वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। तो अभी एक बताओ एक्सेलरेशन क्या था सर? एक्सेलरेशन था dv अपॉन dt, यही तो होता था। लेकिन क्या मुझे यहां वेलोसिटी दे रखी है? नहीं दे रखी, तो मुझे पहले वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी। ओके, वेलोसिटी क्या होता था? ds अपॉन dt, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पे पूछा है ना, एट, ये देखो एट t इक्वल्स टू 1, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो ds अपॉन dt के लिए जरा मैं डिफरेंशिएशन कर दूं उसी वाले फॉर्मूले से जो मैंने बताया था। अब नहीं अगर आपको याद है तो पीछे स्लाइड करके देखो, वीडियो को पॉज करो, पीछे जाके देखो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। वो हो जाएगा यहां से 3 आगे जाएगा, 3 3 9 9t स्क्वायर प्लस यहां से तुम करोगे तो 14t, उसके बाद में ये 14 है तो ये 14 ही रहेगा, 14t, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टाइम के साथ चेंज नहीं होता, और जो चीज टाइम के साथ चेंज नहीं होती उसका टाइम के साथ जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, लेकिन हमें ये चाहिए था क्या हमसे वेलोसिटी पूछी गई है, हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन। तो भैया एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv अपॉन dt, और जरा करो इसको, तो यहां पे हो जाएगा 18t
भाई 2 आगे जाएगा ना, 2 इंटू 9 18 प्लस 14 प्लस 0। तो ये मेरे पास में एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है 80 इक्वल्स टू 18t प्लस 14। समझ में आई बात। लेकिन अब इसके बाद मैं किसी भी टाइम पर एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। किस पे? जिसने कहा 1 सेकंड, तो 1 सेकंड पे लिख दो a at 1 इक्वल्स टू 18 इंटू 1 प्लस 14। तो जरा मुझे बताइए कितना हो जाएगा? 18 प्लस 14 कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन 20 तक करेक्ट। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक से फॉर्मूले थोड़े से पता होंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से चटका सकते हो। ऑल राइट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं क्या? बिल्कुल 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 सर। देखिए 1997, अरे सर कितने पुराने पुराने, कहां कहते हैं ना, मैं क्वेश्चन को जमीन में से खोज के निकाल के लेकर के आया हूं। क्वेश्चन को जमीन में से खोज के निकाल के लेके आया हूं। अरे इसलिए निकाल के लाया क्योंकि आपके टॉपिक से रिलेवेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहते हैं। आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए लेकर के आया हूं। पहले खुद से ट्राई कर लो, एक बार वीडियो पॉज करो, पॉज करो, पॉज करो, पॉज करो, पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई कर लो। क्वेश्चन ट्राई अगर कर लिया तो अब अगर हो गया बहुत अच्छी बात है। थम्स अप है आप लोगों के लिए, थम्स अप है भाई आप लोगों के लिए अगर आपका इसका आंसर सही से निकाला। अब आंसर क्या है वो देख लो, और जिसने नहीं हुआ देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर भी सेम कहते हैं पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल। पोजीशन वर्ड देख रहे हो आप, पोजीशन पार्टिकल वेरीज विद टाइम टी एट एक्स इक्वल्स टू दिस। ये हमारा अभी से पता लग रहा है कि नहीं पता लग रहा? अगर उसने x लिखा यानी 1 डायमेंशनल मोशन हो रही है, r लिखता तो 2 डायमेंशनल मोशन हो रही है। समझ में x और r में क्या डिफरेंस होता है? तो यहां पर हम लिखा x इक्वल्स टू at स्क्वायर माइनस btq। ये हमें पोजीशन दे रखी है। एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम t इक्वल्स टू। एक्सेलरेशन 0 कब होगा? मतलब ये पूछना चाह रहा है कि अगर पोजीशन हम इस इक्वेशन से बना रहे हैं तो एक्सेलरेशन 0 कब होगा? अब समझदार लोग समझ गए, समझदार लोग समझ गए कि किस तरीके से कहां पर उनको क्या करना है। ठीक है, समझदार लोग समझ गए कि किस तरीके से कहां पर उन्हें क्या करना है। तो सर हमें पहले तो इसका एक्सेलरेशन निकालें तो सही, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। उसके लिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम vt इक्वल्स टू dx अपॉन dt। जल्दी जल्दी से दौड़िए, जल्दी जल्दी से कीजिए। तो यहां से हमारे पास में क्या हो जाएगा? 2 आगे जाएगा 2at माइनस 3bt स्क्वायर। ठीक बात है, ओके। अब यहां से हमारे पास में एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इक्वल्स टू dv अपॉन dt। यहां करेंगे इसको तो यहां से क्या हो जाएगा? 2a t का 1 हो जाएगा माइनस 3b t स्क्वायर है तो 2 आगे जाएगा तो 6b और यहां t हो जाएगा। अब इसने क्या कहा कि एक्सेलरेशन विल बी 0, इसको 0 करना है तो ये हमें रखना पड़ेगा 0, मतलब 0 इक्वल्स टू 2a माइनस 6bt। यहां से अगर तुम देखोगे तो 6bt इक्वल्स टू 2a, तो यहां से t की वैल्यू 2a अपॉन 6b। ओके सर, ये है a अपॉन 3b। a अपॉन 3b, जल्दी से बोलो a अपॉन 3b। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो आपसे किस तरीके से वो या तो टाइम पूछ सकता है, टाइम देकर के एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी पूछ ले भैया। हमको आता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन का एक बेसिक सा फॉर्मूला आपको पता रखना है। तो ये क्लियर हो रही है बात है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या वाली बात हो तो कमेंट में लिख करके बतानी है, और नहीं तो फिर आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन जरा पॉज करके कीजिए। ओके, HCV श्री HC वर्मा जी का क्वेश्चन आ चुका है। एक क्वेश्चन है HC वर्मा जी साहब की जो किताब है उसमें से लिया गया। आप जरा पॉज करो पहले और ट्राई करो। करो 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 करो, जल्दी से देख रहा हूं जल्दी से करो। ट्राई कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया, चलो 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 वापस आ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, ट्राई कर लेना, मतलब पॉज करके ट्राई करना। उसके बाद मैं तो ऑफ कोर्स क्योंकि यहां पे आप लोगों को बता रहा हूं तो लेकर के आऊंगा ही ना। देखिए क्या बोल रहा है। Okay, a table clock has its minute hand at 4 centimeter long. Find the average velocity of the tip of the minute hand A between 6 a.m. to 6:30 a.m. between 6 a.m. to 6:30 a.m. and B between 6 a.m. to 6:30 p.m. भाई साहब समझ पा रहे हो बात को, क्या कहना चाह रहा है? अरे सर हमें पता है कोई मुश्किल वाली बात नहीं है क्योंकि हमको घड़ी देखना आता है। अच्छा एक बात बताओ भाई, घड़ी होती है, ये हमारा 12 होता है, ये हमारा क्या होता है, यहां से 3 होता है, 6 होता है और यहां पर क्या होता है 9 होता है सर। ओके, तो पहले पूछ रहा है कि दो किसने बताना, एक 6 AM टू 6:30 AM, सुबह के 6 बजे से सुबह के 6:30 बजे तक, सुबह के 6 बजे से सुबह के 6:30 बजे तक। क्या बताना है सर? एवरेज वेलोसिटी। सर एवरेज वेलोसिटी का मुझे बेसिक इक्वेशन याद है, वी एवरेज याद दिलाने की जरूरत है क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल
टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। क्या सर? हाँ ठीक है, ये मुझे लिख रहा हूं, मतलब तुम लोगों को कहीं पर थोड़ी तकलीफ ना हो जाए, है ना, थोड़ा सा ब्रेन को जोड़ना पड़े, मैं सारी चीजें बता रहा हूं इसलिए, ठीक है। अब देख लो देख लो देख लो देख लो। अच्छा एक बात बताओ, 6 बज रहे होंगे एग्जैक्टली, जब 6 बज रहे होंगे तो मिनट हैंड ध्यान से सोचना, मिनट हैंड कहां पर होगी, कहां पर होगी, कहां पर होगी सर? यहां पर होगी, ये होगी हमारी मिनट हैंड। चलो और बढ़िया सा बना के दिखाता हूं। मिनट हैंड हमारी होगी, अगर 6 बज रहे होंगे तो मिनट हैंड होगी यहां पे। ओ हो, ओके, अच्छा, समझ रहे हो ना? ओके, बिल्कुल टिप पर होगी वहां पे। ओके, 6:30 पे कहां पे होगी सर? 6:30 पर मिनट हैंड हमारी यहां पे आ जाएगी। यस, ठीक है। तो मैं अगर तुमसे पूछूं बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट होता है सर इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, हमको पता है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, क्या ये 2r के बराबर नहीं है? 2r, where r is the length of the minute hand, divided by total time taken। टोटल टाइम कितना लग रहा है भाई? 30, यहां से लेकर यहां तक आए तो आधा घंटा लगाना, 30 मिनट्स लगे हैं सर। तो यहां पर टोटल टाइम को मैं t लिख रहा हूं। अब देखिए जरा, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 2 इंटू लेंथ दे रखा है क्या? 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 4 सेंटीमीटर अपॉन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को अगर मैं सेकंड में चेंज कर लूं, ठीक है बिल्कुल कर लेते हैं। तो 30 मिनट्स में कितने सेकंड हो जाएंगे बोलिए? 30 इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 अपॉन 1800 सेकेंड, सेंटीमीटर। तो इतना हमारे पास में सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर दे सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी पूछा है, और थोड़ा फर्दर सॉल्व करना है तो ऐसा कर लो, यहां पर कर लो 8 और 1 2 3 एंड यहां पर कर लो 1800 और इंटू 10⁻³ मैंने 30 यहां पर एक्स्ट्रा दिए ना, अपनी तरफ से नंबर को बढ़ाया है, तो -3 से मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई भी करूंगा। जब मैं नंबर को बढ़ाऊंगा तो -3 भी रखूंगा। तो यहां से मुझे सिंपल सा पता लग जाएगा, यहां से मैं इसको 2 0 से 0 कैंसिल कर दूंगा, 18 से 80 अगर मैं करूंगा तो ये आएगा 1844.4 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मेरा ए पार्ट सॉल्व हुआ है अभी तक, लेकिन ध्यान रखें कौन सा पार्ट सॉल्व हुआ? ए। अब अगर ए पार्ट अगर समझ में आ गया तो क्या बी पार्ट के लिए तुम लोग खुद से नहीं कर पाओगे? बी पार्ट को खुद से नहीं कर पाओगे? सोचो उसमें क्या हो गया है, सोचो उसमें क्या हुआ है। क्या उसमें हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हुआ होगा? पहले तो इस बात पर ध्यान दो, क्योंकि अभी उसने कहा है बिटवीन 6 AM, यानी इनिशियली तो 6 AM पे ही है, फाइनल 6:30 PM। तो अगर 6:30 होगा तो मिनट हैंड को तो 6 पर ही जाना पड़ेगा। अरे भाई 6 बजते हैं तो हमारी मिनट हैंड 12 पे, 6:30 बजे 6 पे, 12 पे, 6 पे होता है कि नहीं होता है? यस और नो? हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन AM टू PM हुआ भाई साहब, AM टू PM हुआ, 12 घंटे हो जाते हैं। 6 AM टू 6 PM के बीच का टाइम कितना होता है? 12 घंटे। उसके बाद 6:30 बज रहे हैं, यानी आधा घंटा और। तो अब जो टाइम लगा भाई, डिस्प्लेसमेंट मेरा अभी भी 2 आ रही है, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। लेकिन टाइम सर, टाइम तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो V केस में अगर मैं V एवरेज की बात करूंगा तो वो होगा मेरा 2R/T अगेन। तो ये 2 हो जाएगा, यहां पे T लिखा है तो इसको T1 लिख देता हूं थोड़ा सा बताने के लिए अलग से। 2 इंटू यहां पर हमारे पास में कितना है? 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और डिवाइडेड बाई T1 कितना यहां पे? सर यहां पर हमारे पास टाइम लगा है कितना 12 घंटे 30 मिनट। 12 घंटे 30 मिनट, 12 घंटे 30 मिनट को जरा सेकंड में चेंज कर दो भाई। 12 घंटे 30 मिनट को अगर तुम सेकंड में चेंज करोगे तो 12 से करेंगे हम 60 और फिर उसके बाद 30 1800, तो इट विल कम अराउंड कितना हो जाएगा? करके देख लेते हैं ना। 12 ये होगा 45, 12 इंटू 60 तो 7200, और हमारे पास में 30 मिनट्स और थे, नहीं 12 आवर, ये हो जाएगा 12 इंटू 60, तो हमारे पास 7200 कितने बने? 12 मिनट्स बने हैं। ये ध्यान रहे, ये मिनट्स बने हैं, अभी मिनट्स बने हैं, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। किससे? इंटू 60। अरे भाई 12, तुम लोग भी ना 12 आवर को रहेंगे 12, और 1 आवर में 60 मिनट्स इंटू 60। उसके बाद में हमारे पास है हाफ आवर, 12.5 आवर, यानी कि हाफ आवर को हमने फिर मतलब 30 मिनट्स, हाफ आवर का मतलब 30 मिनट्स हो गया ना। तो हाफ आवर को हमने चेंज किया 60 इंटू 60,
इसको अब तुम ऐड करो तो कितना आ जाएगा यहां से, ठीक है, करके देखो जरा, करके देखो, पॉज करके बताओ मुझे कितना आएगा, मुझे तो पता है, बताइए 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 बताइए। यहां पर अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो छिंग 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 छिंग, ये तो हमारा आ जाएगा 30, तो ये तो वही है भाई 1800, ये तो 1800 है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और यहां से मैं इसको करूंगा तो ये कितना आएगा 72, और इसको मैं ऐड करूंगा तो यहां से मेरे पास में आ जाएगा, इट विल कम अराउंड 45,000। यस, ये हमारे पास में आएगा 45,000, यहां पर आ रहा था ना 1800, इट विल कम अराउंड 45,000। तो ये मैं मतलब आप चाहो तो उसको कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 45,000 सेकेंड्स, सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से मुझे इसको करना है तो 8 है, और यहां पर मेरे पास में कितना आ रहा है 45,000, और यहां से मुझे अगर इसको सॉल्व करना है तो मैं यहां पर इसको 80,000 कर लूं, ठीक है। तो 4 जीरो लगाए तो मैं यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। अब मेरे को यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं अगर करूंगा तो इट विल कम अराउंड 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक बात है, क्लियर है सभी को, हाँ या ना बोल दो भाई। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। क्या निकाला हमने, सिंपल हमने क्या निकाला है, वी एवरेज निकाला, और ध्यान इस बात का दिया, एवरेज डिस्टेंस सॉरी एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके जब आप प्लस करोगे यहां पे तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, कौन सा, अ मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 1 किलोमीटर, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द वॉक ऑफ 2 किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन ना ऐसे हवा में उड़ेंगे, हवा में क्यों, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, अ मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, v1 इज 6 किलोमीटर पर आवर। ओके सर, कितने के लिए, 1 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए। v2 कितना दे रखा है, v2 दे रखा है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम के लिए, 1 किलोमीटर के लिए सर। ओके, अब ये 1 किलोमीटर, क्या ये इक्वल डिस्टेंस वाला केस है, इक्वल डिस्टेंस वाला केस है, तो वहां पर अगर आपसे v एवरेज पूछ लिया तो क्या आपको फॉर्मूला याद है, कौन सा सर, v1 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। तो यहां से 2 इंटू 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 8, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 8 and 6 14। अब तुम इसको सॉल्व कर लो जैसे चाहो वैसे। कैसे कर लेंगे सर, अरे इसको तो कर ही सकते हो भाई, कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारा 7 टाइम्स, और ये हो जाएगा 72 अपॉन 7, तो यहां से 72, ओ सॉरी आई एम सॉरी शक्तिमान, माई मिस्टेक, 72 नहीं, ये हो जाएगा 48 अपॉन 7 किलोमीटर पर आवर। सिंपल क्या है कि नहीं, अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता है तो तुम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, यानी टोटल डिस्टेंस निकालोगे, फिर टाइम निकालोगे, तब भी देखो यही आएगा, तब भी यही आएगा। अभी हमने क्या लगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। चलिए अब देखें कि आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है। 2023 ले भाई, नया क्वेश्चन आ गया एकदम, रिसेंटली ईयर्स में आया है। अब तो इसको देख लो, अब देखो क्या कहा गया है, A vehicle travels half the distance with speed v and the remaining distance, उसने कहा नहीं remaining half, ये भी बड़ा देखो क्वेश्चन का ट्रिक समझिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। उसने अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस, हाफ अगर सर ट्रेवल कर दी तो रिमेनिंग जो है सर, रिमेनिंग भी तो हाफ ही रहेगी ना, यानी ये भी हमारा इक्वल डिस्टेंस का केस है, ये भी इक्वल डिस्टेंस का केस है। इक्वल डिस्टेंस के केस में सर मुझे पता है दैट वी एवरेज इज नथिंग बट 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। बोलो हाँ कि ना, यही होता है कि नहीं होता। तो उसने उसने कहा है हाफ डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस है, तभी ये फॉर्मूला लगा पा रहा हूं। तुम चाहो तो पूरा वो निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो, टोटल टाइम से डिवाइड करो, यही आंसर आने वाला है। चाहो तो करके देख सकते हो, नहीं तो यकीन कर सकते हो। तो ये देखो 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2 में 2 हमारे पास v1 क्या है v, ठीक है सर, एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 2v, ओके सर, डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ओके सर। तो यहां से क्या हो गया हमारे पास में, ये हमारे पास में हो जाएगा 2 2 4v स्क्वायर अपॉन 2 and 1 3v, तो यहां से v से v कैंसिल, 4/3v, 4/3v कहां पर है भाई साहब, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में कितना सिंपल सा था। इस टाइप से मतलब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत टाइम बच जाएगा आपका, वरना आप बहुत लंबे मेथड में चले जाओगे। समझ में आ रही है। और एग्जाम इज ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर टाइम
विद राइट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज। समझ पा रही है बात को? चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है 2007 में पूछा गया था। तुम देख रहे हो लगातार मैंने आपके सामने वही कॉन्सेप्ट शेयर किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 2007 में पूछा गया था, ठीक है। ये नीट का क्वेश्चन है। तो उसमें कहा क्या है कि अ कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी यू। एक्स और वाई दो जगह हैं, एक कार है एक्स और एक है वाई। A car moves from x to y with a uniform speed vu। यहां से यहां तक जा रही है, किस स्पीड के साथ जा रही है? vu के साथ, ओके। एंड रिटर्न्स टू x with a uniform speed vd। मतलब अगर मुझे एक बात बताओ, अगर y से वापस आ जाएगी यहां पर आ जाएगी कौन सी स्पीड लेकर के? vd, ठीक है। तो क्या इसने अभी भी डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल किया है कि नहीं किया है? बोलो भाई, x से y पे गया, y से x पे आया, तो इस दोनों ही केस में डिस्टेंस उसने इक्वली ट्रेवल किया। इतना मुझे समझ में आता है, तो मैं इसके बाद कुछ देखूंगा ही नहीं, सीधा P average, find the average speed for this round trip। एवरेज स्पीड वही जो हमारा फॉर्मूला है कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही हो तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर है बात? वैसे ये सारे क्वेश्चंस तुमको जैसे ही मैंने क्वेश्चन को फ्लैश किया उससे पहले आपको पॉज करना है वीडियो और ट्राई करना है खुद से। तो यहां से मैं देखूंगा तो 2vu, उसके बाद में vd डिवाइडेड बाय vu प्लस vd। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है? 2vu vd कहां है? 2vu vd अपॉन vd प्लस vu। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हाँ कि ना। क्लियर है, सिंपल। अगर आपको ये फॉर्मूला पता था तो सिर्फ टिक करना था। समझ में आ रही है बात? सिर्फ टिक करना था। ओके 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 ओके। चलिए और क्वेश्चन देख लें क्या? एक दो क्वेश्चन और है हमारे पास में। मेंस 2011 में, यानी जेई मेंस का क्वेश्चन है। जेई मेंस 2011 में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए ये भी बिल्कुल पढ़िए क्वेश्चन को। पहले देखो क्वेश्चन को पढ़ के देखो, पहले पॉज करके करो यार, खुद से करो एक बार प्लीज। मेरी बात मानो, करो क्वेश्चन करो, पॉज करके करो। मैं करता हूं, मैं तो आपको बताऊंगा ही, पहले एक बार खुद से भी तो कर सकते हो कुछ। खुद से करेंगे। कर लिया। चलिए टाइम बचाते हैं वीडियो का, इसलिए मैं करता हूं, बाकी आपने मेरी बात मानी होगी और पॉज करके क्वेश्चन किया होगा। चलिए अब देखते हैं इसका क्या है सॉल्यूशन। A particle covers half of its total distance with speed v1। हो सर, हाफ बोल दिया और आगे क्या लिखा? एंड द रेस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v2। हाँ, क्या बोल दिया मैंने आप लोगों को करने के लिए? सर खत्म करो ना बात को। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 हो गया, बात खत्म। जेई मेंस का क्वेश्चन है। कैन यू बिलीव इट? हाँ सर, बिलीव करना ही पड़ेगा, चेक कर लो जाके, वरना अरे भाई ऐसे पूछ ले जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सारा ही पेपर इतना टफ होता है। तुम लोग तो ये सोच के बैठते हो कि नहीं सर सब कुछ इतना टफ है, सब कुछ इतना भारी भरकम सा है। अरे नहीं भाई, लाइफ जो है वो आसान और टफ चीजों का एक मिश्रण है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टफ एंड इजीनेस। तो आप हमेशा हर चीज पर फोकस करो, टफ पर भी फोकस करो, इजी पर भी फोकस करो। पहले इजी पर फोकस करो, क्योंकि जब इजी पर आप फोकस करते हो तो कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर टफ चीजों को भी टैकल करो। That's how you approach to the bigger problems। yes or no? ये हमारे क्वेश्चन हमें बता रहे हैं। हो गया, क्वेश्चन उड़ गया हवा में। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट था? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे डिफरेंट वेलोसिटी से तो पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी होती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बहुत शानदार। आगे बढ़ जाइए। चलिए और कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? हाँ सर, 2022 में, ओके, फिर से 2022 में एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है और ये हमें बताएगा कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन। ओके, the displacement time graph of two moving particles make angles 30 degree and 45 degree with the x-axis shown in the figure। the ratio of their respective velocities is। उनकी जो velocities हैं उनका रेशियो बताना है। अब मुझे याद करो वो वाली स्लाइड जब मैंने बताया था क्या कि जो कोई ग्राफ देता होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट, अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम दे रखा है तो उसका जो स्लोप होता है वो उसकी वेलोसिटी बताता है। और स्लोप को हम क्या बताते थे? इंक्लिनेशन फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। और एक और बात इस क्वेश्चन से मैं आपको बता दूं कि स्लोप के लिए ये भी बात आपको याद होगी दैट इट इज नथिंग बट इट इज tan थीटा। इजंट इट? tan थीटा याद है कि नहीं? tan थीटा। तो सबसे पहले तो तुम मुझे बताओ, आपको tan 30 और tan 45 के फॉर्मूले आते हैं कि नहीं आते? बोलो। tan 30 and tan 45 के फॉर्मूले आते कि नहीं आते? A displacement time graph moving particle along the x-axis is shown in the figure the ratio of their respective velocities। अब ये तो उसने पूछा नहीं कि कौन सी ऊपर लेनी है कौन सी नीचे लेनी है, ठीक है। तो ये A है, ये मान लो B है ना। तो मुझे बताना क्या है? जो ऊपर है VA अपॉन VB और मेरे पास वेलोसिटी निकालने के लिए और कुछ उसने इंफॉर्मेशन देनी रखी है। तो जो एंगल बनाता है उसका जब tan ले देते हैं तो वो हमको देता है स्लोप। तो यहां से मैं कर सकता हूं दैट इट इज tan A के लिए कितना एंगल बन रहा है? 45। tan 45 डिवाइडेड बाय tan B के लिए कितना बनना है? tan 30।
ठीक है, देखो 1045 सबसे सिंपल होता है, 1045 इज वेरी सिंपल, इट इज जस्ट 1। 1045 की वैल्यू क्या हो जाती है 1। और 1030 के लिए हम क्या करेंगे, 1030 की वैल्यू बोलो, अगर 1030 की याद नहीं रहती तो ऐसे याद रखो, sin 30 अपॉन cos 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो 1 अपॉन √3। भाई यहां से तुम देखो ना 1030 sin 30 1/2 डिवाइडेड बाई cos 30, tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो cos 30 क्या हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 अपॉन √3, तो 1 अपॉन √3, तो यहां से आ जाएगा √3 ऊपर और 1 नीचे, तो रेशियो आ जाएगा √3:1, √3:1। कहां पर है, ये रहा सर, √3:1 इज द करेक्ट आंसर, √3:1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? स्लोप का ध्यान रखेंगे भैया, स्लोप क्या देता है, स्लोप देता है आपको डिस्टेंस, स्लोप देता है किसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है, तो वही तो उसने पूछा था, देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज। चलिए बहुत शानदार, अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है, उसके बाद आप लोग जो का छुट्टी हो जाने वाली है। आप लोग आज सारे क्वेश्चन अगर ध्यान से कर लिए हो तो मान के चलेंगे कि आपने आज कुछ सीख लिया है, यू हैव डन अ फाइनाइट, आई शुड से फाइनाइट चेंज इन योर नॉलेज। अभी इसके बारे में बात करूंगा मैं, पहले इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Particles was the distance time curve as shown in the figure. The maximum instantaneous velocity of the particle is around the point. कहां पर सबसे ज्यादा इसका मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा? अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है क्या, अगर मैंने क्या बोला था, याद है आपको कि जब स्ट्रेट लाइन होती थी सर तो उसका तो स्लोप कांस्टेंट रहता था, उसमें तो कोई ऐसी बात करेगा ही नहीं, ठीक है। जब अगर स्ट्रेट लाइन है तो वहां पर तो स्लोप कांस्टेंट है, तो स्लोप अगर कांस्टेंट है तो यहां पर जो भी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहने वाली है, और कांस्टेंट रहने वाली है तो वहां पर मैं बात ही नहीं कर सकता हूं। लेकिन जैसे ही हमारी वेलोसिटी वेरी करे, चेंज होने लगे, तब मैं इंस्टेंटेनियस एवरेज की बात करता हूं। जब स्लोप हमारा कांस्टेंट होता है ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी वही रहती है, एवरेज वेलोसिटी भी वही रहती है, वेलोसिटी भी वही रहती है। क्यों? क्योंकि सर स्लोप कांस्टेंट होता है, ठीक है, वेलोसिटी बदलती नहीं है। लेकिन जब वेरिएबल स्लोप होगा, जब हमारा कोई कर्व होगा, वहां पर वेलोसिटी बदलती है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप बदलता है। तो यहां पर अगर तुम देखोगे ए पॉइंट पर स्लोप कुछ और है। अब किसी पॉइंट पर स्लोप का क्या मतलब है, उस पॉइंट पर टेंजेंट खींच देते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे स्लोप बोलते हैं। तो यहां पर मैंने इस पर टेंजेंट खींचा तो ये हमारी टेंजेंट का झुकाव इतना, इस पर खींचा तो इसका झुकाव इतना, यहां से झुकाव पता लग जाता है, उसको लाइन को खींचो और एंगल, और यहां देखो सी पे खींचा तो उसका झुकाव इतना, तो मुझे जो समझ में आ रहा है, और यहां पर टेंजेंट खींचा तो उसका झुकाव तो कुछ है ही नहीं। तो मुझे इन चारों पॉइंट से ये समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा जो इंक्लिनेशन है वो पॉइंट सी पर है, क्योंकि जो स्लोप है, जो टेंजेंट है, वो पॉइंट सी पर सबसे ज्यादा स्टीप करके आया हुआ है, ऐसे करके देख रहे हो। बाकी जगह पे तो यहाँ ए पे तो ऐसे है, बी पे ऐसे, सी पे एकदम ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा हो गया। तो ये सबसे ज्यादा आपका इंक्लिनेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा है, सबसे ज्यादा इंक्लिनेशन यहाँ पता लग रहा है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, दैट एट पॉइंट सी इट इज द हाइएस्ट वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि हर पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी है, अलग अलग वेलोसिटी, इसलिए वो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो आज का डिस्कशन था उसमें हमने बेसिकली क्या किया, हमने बेसिकली जो है आपसे डिस्कस किए हैं बहुत सारे शानदार से कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आपको बताया है कि क्या होती है एवरेज वेलोसिटी, क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और क्या होता है उसका स्लोप, और स्लोप किस तरीके से हमें बताता है। और आज की सबसे बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे मन में आ रहा है कि मैं आपसे पूछ लूं, तो वो ये है कि आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि ये लेक्चर देखने के बाद आपकी नॉलेज में एक डेल्टा चेंज हुआ या डी चेंज हुआ। आप समझिए नहीं समझे, आपकी नॉलेज में डेल्टा इंक्रीमेंट हुआ या डी इंक्रीमेंट हुआ, और आपको याद हो दैट डेल्टा वाज अ फाइनाइट चेंज एंड डी वाज अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज। आपके कुछ भी चेंज हुआ होगा, आई वुड बी हैप्पी टू नो, जस्ट डू इन द कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ ग्राफ वाला सेक्शन को क्या करना है वो भी बताइए। और इसके बाद हम इससे रिलेटेड आगे जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो रहेगा किसके ऊपर, बोलो किसके ऊपर, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर भी हम लेकर के आएंगे लेक्चर, जिसमें कि हम सारे जेईई मेंस और नीट के पीवाईक्यूज लेंगे, कॉन्सेप्ट लेंगे, और आप लोगों को उस सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर करा के कॉन्सेप्ट्स तक हम चलेंगे, और बहुत ही शानदार तरीके से मेरा करने का ये इरादा है। आई होप आप लोग भी इसके साथ जुड़ेंगे, और लेक्चर को बहुत ध्यान से देखने के बाद आप सभी का बहुत बहुत दिल से, प्यार से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।